गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग जो हमारा तीसरा प्रकरण है धारा विद्युत, ये प्रकरण हमारा पूरा हो चुका है। आज हम लोग इसका पुनरावर्तन करने वाले हैं। पुनरावर्तन अर्थात हम लोग आज इसका रिवीजन करने वाले हैं। जो भी इस चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग एक बार उस पर वापस से नजर डालेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि धारा विद्युत का आज के जीवन में या आज के आधुनिक जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास एक महामारी चल रही है। उस महामारी के कारण फिर भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, या हमारी जो ऑनलाइन क्लास चल पा रही है वो कहीं ना कहीं मोबाइल के थ्रू चल रही है। लेकिन मोबाइल किसके थ्रू चल रहा है? अगर मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा, विद्युत धारा ही नहीं होगी और मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा, तो क्या हम लोग मोबाइल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो आज के हमारा जो आधुनिक जीवन है, इसमें धारा विद्युत का या विद्युत धारा का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। पहले ऐसा होता था, हमारे लिए जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये आवश्यक चीजें होती थी। अब उनमें से एक ऐड हो गया है विद्युत धारा, या आप कह सकते हैं बिजली, या जैसे आप अपनी भाषा में कहते हैं कि लाइट आई, लाइट चली गई। तो ये भी एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग हुआ है। तो आधुनिक विश्व में विद्युत धारा का एक असाधारण महत्व है। दैनिक जीवन में प्रत्येक बात के लिए हम विद्युत पर निर्भर करते हैं। हमारी छोटी मोटी हर जरूरत के लिए हम लोग विद्युत पर निर्भर करते हैं। विद्युत न होने पर असुविधा को टालने के लिए अस्पताल, बैंक, कार्यालय या निजी संस्थाओं में जनरेटर का उपयोग करके वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है, बैंक है, कुछ ऑफिसेस हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जहाँ पे अगर मान लो लाइट चली गई तो वहां पे उनका काम रुकना नहीं चाहिए, उनका काम सतत चलता रहता है। तो इसलिए वो लोग बैकअप के लिए जनरेटर्स का सुविधा रखते हैं। विद्युत भट्टी, विद्युत मोटर को चलाने के लिए भी कुछ विशेष उपकरणों का उपयोग करने के लिए विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, इसमें विद्युत धारा का क्या उपयोग है? फ्रिज हो गया, विद्युत ओवन हो गया, मिक्सर हो गया। पहले हम लोग पीसते थे हाथ से सिलबट्टा पे, अब लेकिन मिक्सर है, पंखा है, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, रोटी मेकर है। मतलब हमारी बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो है वह विद्युत पर निर्भर करती है। कहीं ना कहीं जो विद्युत है वो हमारा एक तरीके से हमारी मेहनत भी बचाता है, और दूसरी बात हमारा समय का भी उससे काफी बचत होती है। तो इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए हमको विद्युत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो हमारी जो लाइफ है, इसमें विद्युत धारा का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों विभव और विभवांतर। जैसा आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा है, इस आकृति में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे दो बोतलें हैं। दो बोतलों में जब तक बीच में ये चिमटा लगा हुआ है, तब तक पानी का ट्रांसफर नहीं होगा। एक बोतल से दूसरे बोतल में पानी का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही दूसरी आकृति में जब ये चिमटा हट जाता है, तब पानी का ट्रांसफर यहाँ से होने लगता है। सेम इसी प्रकार विद्युत का भी प्रवाह होता है। पानी की भांति विद्युत आवेश का प्रवाह एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर करता है, और उस विद्युत स्तर को विद्युत विभव कहते हैं। तो जिस प्रकार से, जैसे इसमें रुकावट है, जब तक रुकावट रहेगी तब तक पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है, उसी प्रकार से विद्युत का भी प्रवाह विद्युत स्तर पर ही निर्भर करता है। जब तक विद्युत विभव में अंतर नहीं होगा, तब तक विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, ये आकृति है। आकृति में यहाँ पर आपको दिख रहा है चालक ए जो है वो अधिक विभव वाला है, और जो चालक बी है वो कम विभव वाला है। तो जैसे पानी के लिए हम लोगों को लेवल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक ये है, एक कुछ ऊंचे लेवल पे है और ये एक नीचे लेवल पे है।
तभी पानी का प्रवाह हो पा रहा है। अगर दोनों एक ही लेवल पे रहेंगे तो पानी का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो किसी भी चीज के प्रवाह के लिए या धारा के लिए उनके बीच में, उनके लेवल में कुछ अंतर होना आवश्यक है, तभी वह धारा बह सकती है, वो चाहे पानी की धारा हो चाहे विद्युत की धारा हो। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो A है वो उच्च विद्युत विभव वाला है और जो B है वो निम्न विद्युत विभव वाला है। यदि इन दोनों चालकों को विद्युत चालक स्तर से जोड़ा जाए तो चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर का निर्माण होगा। चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर का निर्माण होगा क्योंकि ये उच्च विभव वाला है और यह निम्न विभव वाला है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव चालक के बी सिरे से चालक के ए सिरों की ओर होगा। ठीक है, बी जो है वो नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगेगा। चालक ए और बी दोनों का विद्युत विभव समान होने तक प्रवाह शुरू रहेगा, अर्थात इन दोनों चालकों के बीच विभवांतर जब शून्य होगा तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद होगा। ठीक है, तो जब तक इनके बीच में विद्युत विभव का अंतर है तब तक यह प्रवाह होता रहेगा। जब दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो शून्य हो जाएगा तब प्रवाह बंद हो जाएगा। सेम पानी के हिसाब से अगर दोनों का लेवल 1 हो गया तो पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा। वैसे विद्युत धारा का प्रवाह भी तभी होगा जब दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। अंतर नहीं रहेगा तो यह प्रवाह बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है विद्युत सेल का विभवांतर। जैसे बैटरी होती है, विद्युत सेल बैटरी वगैरह आप लोग रिमोट में यूज करते हैं, टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, ये बहुत सारे रिमोट्स में या बहुत जगह हम लोग सेल का यूज करते हैं। तो विद्युत सेल में दो ये होते हैं, अग्र होते हैं, एक धनाग्र और एक ऋणाग्र। ये विद्युत विभव के अंतरों को विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये जब विद्युत सेल की बात आती है तो इसमें दो अग्र हो जाते हैं, धनाग्र और ऋणाग्र, और इनके बीच के जो अंतर होते हैं जिसके कारण विभवांतर का निर्माण होता है। जब तक विभवांतर का निर्माण नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। विद्युत सेल में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण इस विभवांतर का निर्माण होता है। यह विभवांतर इलेक्ट्रॉन को गतिशील करता है और दोनों अग्र को जोड़ने वाले सुचालक में विद्युत का प्रवाह का निर्माण करता है। ठीक है, तो जब विद्युत सेल है, विद्युत सेलों में भी दो अग्र होते हैं, धनाग्र और ऋणाग्र, और ये दोनों क्या करते हैं, विभवांतर का निर्माण करते हैं। और इस विभवांतर के निर्माण के कारण इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, तो तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो दो बिंदुओं के दरमियान का विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे स्थानांतरित हुआ कुल आवेश। तो V इज इक्वल्स टू W बटे Q। वोल्ट, V की इकाई है वोल्ट, वर्ग की इकाई है जूल और आवेश की इकाई है कूलम। ठीक है, तो इसलिए 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कुछ वैज्ञानिकों का परिचय हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इटली के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वोल्टा ने सर्वप्रथम विद्युत सेल बनाया था। उनके सम्मान में विभवांतर की इकाई का नाम वोल्ट दिया गया है। तो विभवांतर की जो एसआई प्रणाली में इकाई होती है वो वोल्ट होती है। वह इटली के जो वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर वोल्टा, सर्वप्रथम उन्होंने विद्युत सेल बनाया था, इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए उसकी इकाई वोल्ट दी गई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही जरूरी है। तो किसी भी धात्विक विद्युत चालक के प्रत्येक परमाणु के पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु के केंद्र से बहुत ही अत्यधिक क्षीण बल से आबद्ध होते हैं। अत्यधिक क्षीण बल से आबद्ध, इसका मतलब है बहुत ही कमजोर बल से वो लोग परमाणु के केंद्र से आबद्ध होते हैं। तो उनको मूव करना या उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उपयोग करना बहुत ही इजी होता है। ये मोस्टली जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धात्विक विद्युत चालक में मिलते हैं। ठीक है, जो धातु से बने विद्युत चालक होते हैं उनमें ही हम लोगों को ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अधातुओं में ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, ये न के बराबर होती है।
तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होना बहुत ही मुश्किल है। ये सिर्फ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये हम लोगों को धातु चालक में ही मिलते हैं। अब तार में किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों को दो आकृति दिखाई दे रही है, आकृति ए और आकृति बी। तो ए में दिखाए अनुसार जब विद्युत चालक तार विद्युत सेल से जोड़ी नहीं गई हो, तब उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके अन्य परमाणुओं के बीच सभी दिशा में मुक्त रूप से गति करते रहते हैं, मतलब यहाँ वहां घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। परंतु जब उस तार के सिरे से शुष्क विद्युत सेल जैसे विद्युत स्रोत जोड़े जाते हैं, तब तार के इलेक्ट्रॉनों पर विभवांतर का निर्माण होता है और विद्युत बल कार्य करता है, जिसके कारण ये जो आकृति बी है इसमें दिखाए अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होने के कारण सुचालक तार के ऋण सिरे से निम्न विभव से धन सिरे उच्च विभव की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब तक उनके बीच में कोई विभवांतर नहीं है या उनको कोई सोर्स नहीं मिला है, तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने एक यादृच्छिक गति से घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे उनको कोई सोर्स मिलता है, उनके बीच में विभवांतर का निर्माण होता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, किसी भी चालक में से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल भाषा में परिभाषा है इसकी विद्युत धारा की। अगर आपको कोई पूछता है कि बिजली क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं बिजली आई बिजली गई, तो क्या आई क्या गई, तो किसी भी चालक में से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। उसका मान आई, जब भी हम लोग विद्युत धारा को दर्शाते हैं हम लोग आई इकाई समय में चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश के बराबर होता है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से टी समय में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश Q है, अगर किसी चालक में से टी समय में विद्युत आवेश Q प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बराबर होगी I बराबर Q बटे T। ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई प्रणाली में इकाई कूलम होती है, विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई एम्पियर होती है, टाइम की सेकंड होती है, आप लोगों को मालूम ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत प्रतिरोध और ओहम का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक ओहम का नियम। तो किसी भी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज ओहम ने बताया था। किसी भी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के बीच में, यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, चालक की भौतिक अवस्था से यहाँ पर अर्थ है चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, उसका द्रव्य, ये अगर अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, अगर चालक की जो भौतिक अवस्था है वो अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। इसको सूत्र के माध्यम से हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं V इज इक्वल्स टू IR, या R के रूप में हम लोग को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं R बराबर
V/I। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चालक का प्रतिरोध। जब भी हम लोग कोई चीज जैसे कोई प्रवाह है या कोई धारा बह रही है, तो जरूर वो धारा को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसमें कोई ना कोई प्रतिरोध होना चाहिए, वरना अगर वो धारा अत्यधिक हो जाएगी तो जो उपकरण है या जिसमें विद्युत धारा बह रही है वो जल सकता है। तो प्रतिरोध का भी किसी भी सर्किट में बहुत बड़ा रोल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है, आप लोगों को ये पता ही है। तो जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मार्ग में आने वाले परमाणु या आयनों से टकराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तो उनके मार्ग में जो परमाणु या आयन होते हैं उनसे जब वो टकराते हैं, इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति में कुछ रुकावट उत्पन्न होती है, और ये जो रुकावट होती है उससे विद्युत धारा का क्या होता है, विरोध होता है, और इसी विरोध को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं उनके बीच में, उस रास्ते में उनके बीच में उन परमाणु या आयनों से वो टकराते हैं, जिससे उनकी जो धारा है उसमें कुछ रुकावट पैदा होती है, और उसी रुकावट को हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध होना भी आवश्यक है, वरना अत्यधिक विद्युत धारा बहने लगेगी तो कोई भी हमारा उपकरण कभी जल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता विशिष्ट तापमान पर चालक का प्रतिरोध R सुचालक के द्रव्य, चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो किसी भी चालक की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध R, उसके द्रव्य मतलब मटेरियल, और उस चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये जो फैक्टर्स है उस पर उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध R है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई के, जो चालक है, चालक की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों को एक कर देंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग एक स्थिरांक को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो स्थिरांक है इसको हम लोग रो बोलते हैं। यहाँ जो ये रो है ये समानुपात का स्थिरांक है। इस स्थिरांक को चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई ओहम मीटर होती है, और प्रतिरोध की इकाई ओहम होती है, और प्रतिरोधकता की इकाई ओहम मीटर होती है। प्रतिरोधकता पदार्थ का विशेष पूर्ण गुणधर्म होने के कारण विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ एक प्रकार से विद्युत धारा का अखंडित मार्ग को ही हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत सेलों के दोनों अग्र से जोड़ी गई चालक तारें और अन्य प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अखंडित मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। अगर ये मार्ग खंडित रहा, ये कहीं से भी टूटा हुआ वायर है या प्लग कुंजी खुली है, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब तक ये प्लग कुंजी बंद नहीं है तो ये अखंडित मार्ग होगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसी मार्ग को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। अब और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे। जब भी हम लोग विद्युत परिपथ बनाते हैं तो हम लोग विद्युत परिपथ में कुछ साइंस का कुछ जो चिन्ह होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। हम लोग हर चीज का या हर जो घटक होते हैं उनकी आकृति नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग उनको चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं। सबसे पहले विद्युत सेल, इस प्रकार से उसका चित्र होता है, लेकिन चिन्ह हम लोग कैसे दर्शाते हैं, एक बड़ी लाइन धनात्मक के लिए, छोटी लाइन ऋणात्मक के लिए।
चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रयुक्त करना। इसका उपयोग क्या होता है? ये चालक के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर प्रयुक्त करने का काम करती है विद्युत सेल। अगर एक से ज्यादा सेल उपयोग करते हैं तो बैटरी हम लोग बोलते हैं। तो बैटरी के लिए हम लोग ये जो लाइन्स है, तो बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। तो जो ये बड़ी लाइन हम लोग लेते हैं थोड़ी, वो धनात्मक का प्रतीक होती है, छोटी लाइन ऋणात्मक का प्रतीक होती है। जब एक से ज्यादा हम लोग विद्युत सेल का उपयोग करते हैं तब इस प्रकार से हम लोग चिन्ह दर्शाते हैं। तो इसका भी काम वही है, चालक के सिरों के बीच अत्यधिक क्षमता का विभवांतर प्रयुक्त करना। ये ज्यादा क्षमता का विभवांतर प्रयुक्त करने के लिए हम लोग बैटरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्लग कुंजी या क्या बोल सकते हैं, प्लग कुंजी या जो हम लोग टैप बोलते हैं। तो जब टैप अगर इस प्रकार से खुला है तो खुले को दर्शाने के लिए हम लोग ये चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसका मतलब जो है हमारा विद्युत परिपथ अभी इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा अभी बह नहीं रही है अगर परिपथ खुला हुआ है। ठीक है, तो चालक के दोनों सिरों के बीच संपर्क तोड़कर विद्युत प्रवाह बंद करना। तो अगर ये खुली हुई है तो इसका मतलब इनके बीच में अभी विद्युत धारा का प्रवाह बंद है। बंद टैपन कुंजी या प्लग कुंजी जब ये बंद होती है तब इसको इस चिन्ह से दर्शाया जाता है और इसका मतलब होता है चालक के दोनों सिरों के बीच में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? एक डॉट का अंतर है। दोनों की जो चिन्ह है वो सेम है। जब बंद है तो उसके बीच में एक डॉट है। डॉट का मतलब कि टैप जो है वो बंद है और यहाँ पे टैप जो है वो खुला हुआ है। खुला हुआ है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे हम लोग के घर में बटन होते हैं, तो बटन जब हम लोग चालू करते हैं तो हमारा जो उपकरण होता है वो चलने लगता है, विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है। बटन बंद कर देते हैं तो उपकरण बंद हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। कुछ और घटक देखेंगे। चालक तार, तार को दर्शाने के लिए हम लोग इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। ये विभिन्न घटकों को परिपथ में संयोजित करने के लिए, जो भी अलग अलग घटक होते हैं परिपथ में उनको संयोजित करने के लिए हम लोग तार का उपयोग करते हैं। तो ये तार को इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं परिपथ में। फिर एक दूसरे के ऊपर से जाने वाली चालक तार, अगर एक दूसरे के ऊपर से तार जा रही है तो उसको दर्शाने के लिए इस प्रकार से, जैसे एक दूसरे के ऊपर से तार अगर जा रही है किसी परिपथ में तो उसको इस प्रकार से, इस आकृति से हम लोग दर्शाते हैं। इस प्रकार से क्रॉस नहीं दर्शाते हैं, ये इस प्रकार से थोड़ा सा बेंड करके दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों तार हैं जो एक दूसरे के ऊपर से जाने वाली चालक तार है। चालक को एक दूसरे के ऊपर से जाते हुए दर्शाना। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को दर्शाने के लिए इस प्रकार का बल्ब का चित्र नहीं बनाते हैं हम लोग, ये चिन्ह यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बल्ब जो है वो बंद है, यहाँ पर बल्ब जो है वो प्रज्वलित है या प्रकाशित है। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने की जांच करना। अप्रकाशित मतलब प्रवाहित नहीं हो रही है, प्रकाशित मतलब प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो बल्ब तभी नहीं जल रहा होगा जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और बल्ब तभी जलेगा जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रकाशित और अप्रकाशित का चिन्ह सेम है, बस यहाँ पर जो प्रकाश निकल रहा है उसके लिए इस प्रकार से हम लोगों ने ये चिन्ह यूज करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध को दर्शाने के लिए इस प्रकार से हम लोग जिगजैग्स का साइन यूज करते हैं। तो परिपथ में जाने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग परिपथ में विद्युत प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। अगर ज्यादा हो गई विद्युत धारा तो हमारे जो उपकरण है वो जल सकते हैं। इसके लिए उसको नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चल प्रतिरोध। चल प्रतिरोध मतलब रियोस्टेट। रियोस्टेट भी एक तरीके से प्रतिरोध का ही काम करता है। तो यह इस प्रकार से दिखता है, एक्चुअल आकृति इस प्रकार से होती है, लेकिन जब हम लोग परिपथ में बना रहे हैं तो हम लोग इस प्रकार से उसका चिन्ह बनाते हैं। ये क्या काम करता है? ये प्रतिरोध जितना चाहिए उतना बदलकर हम लोग परिपथ में आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध को बदल सकते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा भी बदल सकते हैं। इसके लिए चल प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। एमीटर, एमीटर को साइन हम लोग ए से दर्शाते हैं। एक साइड प्लस और एक साइड माइनस होना चाहिए और यह परिपथ की विद्युत धारा का मापन करने के लिए उसका उपयोग होता है। वोल्ट मीटर,
वोल्ट मीटर में भी इसी प्रकार से V का उपयोग करते हैं, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, यह विभवांतर का मापन करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये कुछ साइंस है जो हम लोग को जब भी हम लोग परिपथ बना रहे हैं तो हमको इन्हीं चिन्हों का या जो साइंस है इनका ही हम लोगों को उपयोग करना है, ना कि ये आकृतियां बनानी है। चालक और विद्युत रोधी। चालक और विद्युत रोधी आप लोग नाम से भी समझ सकते हैं। चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता हो आसानी से, उसे हम लोग चालक कहते हैं। विद्युत रोधी मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न होता हो या न के बराबर होता हो, उसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं चालक और विद्युत रोधी? चालक विद्युत प्रतिरोध की संकल्पना का हमने अध्ययन किया है। हम सभी पदार्थ का विद्युत चालक और विद्युत रोधी में वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चालक वो होते हैं जिन पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम होती है, जिससे हम चालक कहते हैं। इसमें जो सरलता पूर्वक विद्युत धारा क्या है, प्रवाहित हो सकती है। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं चालक जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। और विद्युत रोधी को ही हम लोग कुचालक भी कहते हैं, विद्युत का कुचालक। इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वह ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी कहते हैं। चालक के एग्जाम्पल्स हैं धातुएं। धातुएं मोस्टली सब चालक होती हैं, जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। मोस्टली तांबा हम लोगों के घरों में कॉपर के वायर्स यूज होते हैं। विद्युत रोधी जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित न हो, एग्जाम्पल्स है लकड़ी, रबर, प्लास्टिक्स। इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित, इनमें एक्चुअली प्रवाहित ही नहीं होती है, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। जब श्रेणी क्रम में संयोजन करना होता है तो इस प्रकार से प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरों को जोड़ते हुए करते हैं। ऐसे जो संयोजन करते हैं जब प्रतिरोधों को, इसको हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन बोलते हैं। तो परिपथ में R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को सिरों में एक से एक क्रम संयोजित किया गया है। ठीक है, R1, R2, R3 इनको क्रमशः संयोजित किया गया है, एक सिरे से दूसरे गया है। प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें से जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है वो तीनों रेजिस्टर्स में या प्रतिरोध में से समान होती है। यदि हम लोगों के परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हैं तो संयोजित किए गए हो, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, RS बराबर R1 प्लस R2 3 प्लस जितने भी प्रतिरोध हम लोग जोड़े हैं, तो RN तक हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं। RS यूज किया जाता है क्योंकि श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम को हम लोग इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, तो सीरीज के लिए यहाँ पर RS यूज किया जाता है। तो परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र का यूज करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी प्रतिरोध हमने संयोजित किए हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इस प्रकार से प्रतिरोध जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं। इसमें एक दूसरे के क्रमशः नहीं जुड़े होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल जुड़े होते हैं। इनके बीच में दो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो इनके बीच का विभवांतर जो होता है, दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर वो समान होता है। और इनमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होती है वो अलग अलग होती है। तीनों में से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि ये तीनों एक साथ नहीं जुड़े हुए, एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए। इनका कॉमन पॉइंट सेम है, तो इसीलिए इनके बीच में जो विभवांतर है वो क्या होगा, समान होगा। तो R1, R2, R3 ऐसे तीन, प्रत्येक का एक एक सिरा एकत्र रूप से एक बाजू में, जैसे प्रत्येक का एक एक सिरा एकत्र रूप से एक बाजू में है और दूसरे तीन सिरे एकत्र रूप से दूसरी बाजू में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से बनाए गए संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं।
प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो परिणामी प्रतिरोध होगा 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस जितने भी प्रतिरोध हमने ज्वाइंट किए हैं। यहाँ पर Rp यूज किया जाता है क्योंकि ये रजिस्टर्स इन पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तो Rp यूज करते हैं और जब सीरीज होते हैं तो Rs यूज किया जाता है। वहां पे R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से हम लोग परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जानकारियां जैसे कि संगलक तार आप लोगों के विद्युतीय उपकरणों को नुकसान न होने देने के लिए संगलक तार का उपयोग किया जाता है। यह तार विशिष्ट गलनांक वाली मिश्र धातु की बनी होती है और विद्युतीय उपकरणों से श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। यदि परिपथ में किसी कारणवश निश्चित सीमा से बाहर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस तार का तापमान बढ़कर पिघल जाता है। इस कारण परिपथ खंडित होकर विद्युत प्रवाह रुक जाता है। तो ये संगलक तार का उपयोग हमारे जो उपकरण होते हैं उनको बचाने के लिए होता है। जैसे कभी कभार विद्युत धारा अचानक से बहुत तेज बढ़ जाती है तो ये इस प्रकार से हम लोग परिपथ में जोड़ते हैं, जिससे इसका तापमान बढ़ते ये क्या हो जाता है, ये गल जाता है, पिघल जाता है और परिपथ क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। जैसे परिपथ खंडित होता है तो विद्युत धारा आगे प्रवाहित ही नहीं हो पाती है और इससे हमारे जो उपकरण होते हैं उनकी रक्षा होती है। तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर के संगलक तारों का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी विद्युत धारा का उपयोग संबंधी हम लोगों को कौन कौन सी सावधानियां देनी है। पहला, जब भी हम लोग घर की दीवारों पर लगाए जाने वाले जो विद्युत स्विच है या सॉकेट है वो इतनी ऊंचाई पर होनी चाहिए कि छोटे बच्चों के हाथ वहां तक न पहुंच सके, अर्थात पिन तथा किल जैसी कोई वस्तु प्लग में नहीं डाल सके। मतलब जो भी हमारा विद्युत स्विच है या सॉकेट है वो थोड़ी ऊंचाई से बनाना चाहिए ताकि छोटे बच्चे उसमें किसी भी प्रकार की कोई वस्तु न डाल सके, पिन या किल जैसी। प्लग निकालते समय प्लग पकड़कर खींचे, वायर ना खींचे। जब भी हम लोग प्लग निकाल रहे हैं सॉकेट से तो प्लग पकड़ के आसानी से आराम से खींचे, ना कि वायर को जोर से खींचे। विद्युत उपकरणों की सफाई करने के लिए पहले उनका बटन हमेशा बंद रखें, विद्युत धारा खंडित करें, उसका प्लग सॉकेट से निकाले, उसके बाद में ही कोई विद्युत उपकरणों की सफाई करें। जैसे हम लोग अपने घर में पंखा वगैरह साफ करते हैं तो मोस्टली बटन बंद रखे। बटन बंद करने से भी ज्यादा है कि जो मेन स्विच है आप वो बंद कर दीजिए, कोई बटन आके अचानक से चालू भी कर सकता है। तो इसीलिए जो मेन स्विच है जहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो आप बंद रखेंगे, तब आप आसानी से आपके जो विद्युत उपकरण है उनकी सफाई कर सकते हैं। विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय हमारे जो हाथ है वो हमेशा सूखे होने चाहिए। इस प्रकार ऐसे समय में रबर के तल वाली चप्पल का उपयोग करके विद्युत उपकरणों का उपयोग करें। रबर विद्युत रोधी होने के कारण ऐसी चप्पलों का उपयोग करके विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होने का खतरा टाला जा सकता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं उन लोगों को जब भी ये सब काम करना होता है तो मोस्टली वो रबर की चप्पल पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रबर जो है विद्युत का कुचालक होता है। तो उनको ये विद्युत का झटका लगने से उनको नहीं लगेगा, इसके लिए रबर की चप्पल पहननी चाहिए। यदि विद्युत का धक्का लगने वाले व्यक्ति को वैसा ही तार के संपर्क में रहे तो तुरंत मुख्य बटन बंद करें। जब भी किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका या धक्का लगता है तो सबसे पहले मुख्य बटन बंद करें। यदि मुख्य बटन दूर हो तो उसकी जगह आपको पता ना हो तो सॉकेट में से प्लग बाहर निकालने की कोशिश करें। यह भी संभव नहीं हो तो लकड़ी जैसी वस्तु की सहायता से व्यक्ति को तार के पास से दूर ढकेलें। ठीक है, लकड़ी से इसलिए क्योंकि लकड़ी जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो ऐसी वस्तु ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस आदमी को तार से थोड़ा दूर ढकेलने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा रिवीजन यहाँ पे। तो आज का ये हमारा रिवीजन यहाँ पर समाप्त होता है। जो हम लोगों ने आज विद्युत धारा के धारा विद्युत के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनका आज हम लोगों ने रिवीजन किया। किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।
हेलो। मिस किसी के रेज हैंड नहीं है, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस। ओके। तो तो बच्चों, आज हमारे विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में हमारा जो थर्ड चैप्टर था धारा विद्युत, इसका आज हम लोगों ने पुनरावर्तन किया है, जिसमें हम लोगों ने विद्युत विभव विभवांतर क्या होता है वो सीखा, चालक और विद्युत प्रतिरोधी क्या होता है उसका एक बार रिवीजन किया है, विद्युत प्रतिरोध और ओहम का नियम सीखा, विद्युत का संयोजन और उसका परिणामी प्रतिरोध सीखा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का क्या परिणामी प्रतिरोध होता है वो फॉर्मूला देखा, और विद्युत धारा जब भी हम लोग उपयोग करते हैं विद्युत से रिलेटेड चीजें तो कैसे हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, उन चीजों की हम लोगों ने आज जानकारी ली। आप लोगों ने क्लास ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए धन्यवाद।